महंगाई एक ऐसा मुद्दा जो मेरे ख्याल से महंगाई भले ही ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, हम हमेशा चर्चा करते हैं इस पर, दर्शकों के सवाल हो या ना हो। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है फिरोज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों ने आपसे सीखी है महंगाई को ध्यान में रखते हुए। लेकिन महंगाई का निवेश कनेक्शन ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है और हमेशा रहेगा भी आगे चलते भी। जब भी आप कोई अपना लक्ष्य तय कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप महंगाई को समझें, महंगाई की चाल को समझें और एक जनरल व्यू लेने की बजाय आप जिस तरह के लक्ष्य को तय करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की महंगाई को पकड़ें और उसके बाद लक्ष्य तय करें। ये एक थंब रूल है जो हमने सीखा है। लेकिन महंगाई को समझा कैसे जाए, कैसे ये हमारे रिटर्न्स को और हमारी कमाई को खा जाती है, कैसे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है जब महंगाई बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं और कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर अगर बात हो तो आगे की कहानी आसान हो जाती है। फिरोज। कविता जी हमसे नहीं, आपसे सीखते हैं दर्शक। आप रोज लगी रहती हैं सबको अपना खुद का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। सो आई थिंक कमेंडेबल टू यू, इट्स अ ग्रेट वर्क यू डू एवरी सिंगल डे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कविता जी, देखिए क्या है महंगाई, अगर हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें कि पैसे जब स्टोर करते हैं वो हमारी फ्यूचर कंजम्पशन के लिए होते हैं। जो पैसे आप स्टोर करके वेल्थ इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी डेफर्ड कंजम्पशन की हुई कंजम्पशन है। आज नहीं कंज्यूम कर रहे, आज सब कंज्यूम कर लेंगे तो कल का क्या होगा, ये सोच के आप बचत कर रहे हैं ताकि कभी और कंज्यूम कर पाए। अब उदाहरण लेते हैं, समझिए कि जैकेट मुझे खरीदना है। अब मैं अगले 10 साल के जैकेट खरीद के आज अलमेरा में रख सकता हूँ, 10-10 हजार रुपए के जैकेट लेके रखूं, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करके जब जरूरत पड़े तब जाके दुकानदार से जैकेट खरीदूं। तो अब लेट्स अज्यूम मैं 10,000 रुपए का जैकेट खरीदने के बदली, अलमेरा में रखने के बदली मैं 10,000 को स्टोर कर लेता और इन्वेस्ट कर लेता, और 2 साल बाद ये 10,000 की वैल्यू कीमत हो जाती है इन्वेस्ट करके 13,000 रुपए। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि मेरे 10,000 रुपए इन्वेस्ट जो हुए थे वो 13,000 हो गए, 3,000 रुपए बढ़ गए। तो देखने में तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बट जब मैं 13,000 रुपए लेके दुकानदार के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे जैकेट दे दे भाई, तो वो कहे कि ये 15,000 का हो चुका है। तो क्या मैं ये जैकेट खरीद पाया 13,000 में? नहीं खरीद पाया। इससे तो बेहतर था कि मैं पहले ही जैकेट खरीद के अलमेरा में रखे। तो कुल मिला के जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर कंजम्पशन नीड्स के लिए। तो पैसे की बढ़त, वो कमोडिटी जिसको आप खरीदने वाले हैं उसके दामों से ज्यादा तेज भागना है उसको। उसकी पासिंग मार्क थी इस उदाहरण में 15,000 से ज्यादा आपके पैसे को ग्रो होना था, वरना आपके परचेज करने की क्षमता, उस पैसे की जैकेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। उसको कहते हैं परचेजिंग पावर। वो परचेजिंग पावर घट जाती है, इसको कहते हैं महंगाई। क्योंकि आपके जैकेट जो 10,000 का था वो अब 15,000 का हो गया। ये 5,000 रुपए की जो महंगाई हुई है, आपके पैसे को इतना तो बढ़ना ही है कि वो 15,000 को पार कर जाए, वो उसकी पासिंग मार्क है। इसके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मनी स्टोर्ड इज नथिंग बट फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े भी हैं जो फिरोज़ ने हमें दिए हैं और उसी के ज़रिए हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिरोज़, ये जो स्क्रीन पे हम ग्राफिक्स भी फ्लैश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको आप समझाना चाहें कि किस तरह से अगर आप एक निवेश बांधते हैं, उसमें अगर आप महंगाई को नहीं काउंटिंग करते हैं तब एसआईपी की राशि क्या हो जाएगी, और अगर आप महंगाई को शामिल कर लेते हैं तब किस तरह से एसआईपी की राशि हो जाएगी, बताएं। देखिए कविता जी, उदाहरण से ना इंसान के जहन में बैठता है कि महंगाई को इतना हम महत्वपूर्णता क्यों दे रहे हैं। तो अगर 2 करोड़ रुपया आपको चाहिए होता है और उसमें आप महंगाई को भूल जाते हैं और समझिए आपके पास 30 साल का समय है, तो आपको 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 30 साल में इकट्ठे करने हैं, तो आपको 6,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। तो अगर 14% की रिटर्न आ गई आपके पैसे में, तो आप 2 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अगर समझिए आप कहें कि भाई महंगाई तो हकीकत है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई तो हमें महसूस होती है, तो 6% की अगर आप महंगाई को फैक्टर इन कर लें तो 2 करोड़ रुपए के बदले आपको 11.5 करोड़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकि वही सामान जो आज आप 2 करोड़ से खरीद सकते हैं उसके लिए आपको 11.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो 6% की महंगाई कोई ज्यादा आउटरेजियस महंगाई भी मैं काउंट नहीं कर रहा। तो 30 बाद आपको 11.5 इकट्ठा करना पड़ेगा अगर आपको परचेजिंग पावर को रिटेन करना है। तो उसके लिए आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 33,000 की। तो 6,000 रुपए कहाँ है और 33,000 कहाँ है? तो अगर आपने महंगाई भूल गए तो आप सिर्फ 2 करोड़ इकट्ठा करने जाएंगे ना, आपको जरूरत होगी 11.5 की। तो आपका लक्ष्य तो पूरा होने से रहा।
सो इसीलिए महंगाई 6% की महंगाई पे भी यू विल नीड 33,000 की एसआईपी, ना कि 6,000 रुपए। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि निवेश अवधि के अनुसार भी आप महंगाई का आकलन करें ना, क्योंकि फिर उस शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म 3 तरह के गोल्स होते हैं। अब ऐसे में कोई अगर अपनी निवेश रणनीति बनाए तो इक्विटी और डेट में किस तरह से डाले पैसा और कितना महंगाई को एंटिसिपेट करे, कैसे होगा ये कैलकुलेशन? कविता जी देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई कंपाउंडिंग एक 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो इन्फ्लेशन भी कंपाउंड होती है। तो इन्फ्लेशन जो दीमक की तरह होती है, वो आपके पैसे की मजबूती खाती रहती है। छोटी अवधि में इतना टेंशन नहीं होता महंगाई का, जितनी लंबी अवधि ज्यादा उतनी महंगाई की टेंशन ज्यादा। तो अब उदाहरण लेते हैं, 3 साल में अगर आपको समझिए 20 लाख रुपए की जरूरत थी, आज 20 लाख का जो काम आपको पड़ता, उसको आपको 3 साल बाद इकट्ठा करना है, तो सिर्फ 23 लाख इकट्ठे करने हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 साल की महंगाई को मात देना है। तो अगर आपको 23 लाख पे ही पहुंचना है, तो पासिंग मार्क काफी सिंपल है। 30% इक्विटी में डाल दें, 70% डेट में डाल दें, तो ये महंगाई बीट कर जाएंगे, आप 23 लाख को पार कर जाएंगे। अगर 5 साल की अवधि है और आपको 50 साल की आज की पैसे जो आज आपको चाहिए, उसको महंगाई के साथ जोड़ के देखना है, तो 67 लाख रुपीस चाहिए होंगे, और पासिंग मार्क हो जाएगी आपके पैसे की 67 लाख की। तो उसके लिए आपको इक्विटी और डेट में रेशियो रखना है 70 इक्विटी और 30 डेट। अगर समझिए आप अवधि बढ़ा देते हैं 15 साल, अब इसमें नोट करें आप कि 1 करोड़ रुपया जो आज खरीद सकता है, उसको आपको खरीदने के लिए, उसी सामान को खरीदने के लिए 2.4 करोड़ ऑलमोस्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए 80 और 20, 80 फेवरिंग इक्विटी, 20 फेवरिंग डेट की एसेट एलोकेशन की जरूरत पड़ेगी। इससे ये संभावना होगी कि आप अपना जो पासिंग मार्क है इन्फ्लेशन का, वो आराम से बीट कर पाए। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक फंडामेंटली ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं निवेश लक्ष्य बांधने को लेकर, उसकी समझाइश दे दी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का गोल हो गया, बाहर घूमने का गोल हो गया, इस तरह के लक्ष्यों के लिए वो स्पेसिफिक, या अगर कोई खास इलाज के लिए आपको पैसे जोड़ने हो, तो इसके लिए भी कोई खास आकलन महंगाई का जो शायद आप बताना चाहें, देना चाहें? यस कविता जी, हमने बहुत बड़ी स्टडी की थी, 25 सालों की स्टडी की थी। बैंक्वेट्स, जैसे अब लोगों बच्चों की पढ़ाई करते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, शादियां होटलों में होती हैं, तो उसमें क्या महंगाई आई, ट्रैवल में क्या महंगाई आई, पढ़ाई में कितनी महंगाई आई, मेडिकल में कितनी महंगाई। ये 4 बड़े खर्च होते हैं इंसान के। तो इसमें जो महंगाई हमने आंकड़े देखे, तो 9 से 10% की एवरेज आई। हमने HNIs की स्पेंडिंग पैटर्न्स को एनालाइज किया, उनके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट देके हमने देखा कि वो खर्च कहाँ करते हैं, और उसमें ये स्टडी निकल के आई कि 9 से 10% का एवरेज इन्फ्लेशन आता है। मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत स्टीप है इंडिया में, क्योंकि बहुत कैचअप करना है। जो है मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कॉस्ट जो है दुनिया में बहुत ज्यादा है। कैंसर की ट्रीटमेंट यूएस में 6 करोड़ रुपए लगते हैं 4 कीमोथेरेपी साइकिल के, और इधर 5 लाख रुपए लगते हैं। तो अभी अगले 10-20 साल तक जो मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया देखेगी, वो बहुत एक्स्ट्रोनॉमिकल होगी। तो उसमें आप 10 से 12% मिनिमम ले, वो इन्फ्लेशन लेते लेते पैसे इकट्ठे करते करते तो होगा नहीं। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स। पहले से प्लान करना है आपने। अब कमिंग टू एजुकेशन इन्फ्लेशन, दैट वाज आल्सो एट 9-10%. ट्रैवल इंश्योरेंस हैज आल्सो बीन एट अबाउट 9%. सो 9 से 10% का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, ना कि सीपीआई का। सीपीआई का आंकड़ा जो आरबीआई पब्लिश करती है आए दिन, उसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि आधे पैसे एक इंसान अपनी पगार के किराने की दुकान पे खर्च करेगा, जो कि होता नहीं है ज्यादातर। मेट्रो सिटी में आपकी 10% की सैलरी जाती है ग्रोसरीज खरीदने में। तो सीपीआई माइट नॉट बी रेलेवेंट फॉर मोस्ट ऑफ योर गोल्स। ऑलराइट, चलिए, तो कुल मिला के ये चर्चा को हम फिलहाल यहीं समेटते हैं।